नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। देश दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 6 तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। राहुल गांधी आखिरकार 2 महीने की छुट्टी के बाद वापस आ गए। सार्वजनिक तौर पर वो दिखे। भूमि अधिग्रहण विधेयक में संशोधन के खिलाफ वो कांग्रेस की ओर से विरोध मोर्चा संभालने वाले हैं। इसी को लेकर आज उन्होंने अपने घर में किसानों से मुलाकात की। स्थायी करने की मांग को लेकर अस्थायी टीचरों ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का फिर से एक बार घेराव किया। आम आदमी पार्टी के बागी गुट के नेता आज पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस उन्हें दिया गया। अब उनकी छुट्टी तय मानी जा रही है। खंडवा के नजदीक ओंकारेश्वर में 7 दिनों से चल रहा जल सत्याग्रह, लेकिन अब तक कोई इनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। वहीं दूसरों का पेट भरने वाले अन्नदाता खुद आफत में है। मथुरा में खराब फसल के सदमे से एक किसान की मौत हो गई है। और साथ ही साथ इसके अलावा महिला ठग से मिलवाएंगे जो फर्जी एसपी बनकर लोगों से पैसे ठगती थी। और सबसे पहले हम बात करते हैं आज की 3 एक्शन पैक्ड खबरों की। पहली खबर पंजाब के भटिंडा से है, जहां पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे स्कूल वैन ड्राइवरों पर जमकर लाठियां बरसाई। जानकारी के मुताबिक अवैध तरीके से चल रही स्कूल वैन और बसों के खिलाफ डीटीओ यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने कार्रवाई की थी। इस बात से गुस्साए ड्राइवरों ने डीटीओ की पिटाई कर डाली, जिसके बाद पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर पर लाठियां भांजी। उधर अहमदाबाद के दानी लिमडा इलाके में 2 गुटों में हुए बवाल में तलवारें चल गईं। यह घटना 7 अप्रैल की है और सीसीटीवी में कैद हो गई। आपसी रंजिश में 2 गुटों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर तलवारें चला दी और तभी आसपास भगदड़ मच गई, जो तस्वीरों में आपको दिख रही है। और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो कोलकाता की है। यहां आज नगर निगम के 144 वार्डों के लिए वोट डाले गए। नगर निगम के चुनावों के दौरान कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प भी हुई। झड़प में दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ता जख्मी हुए। बता दें कि नगर निगम के 144 वार्डों के लिए वोट डाले गए, जिसके नतीजे एक साथ 28 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि भारत के गद्दार मसरत आलम की जो गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में आज कश्मीर बंद है। दूसरी तरफ आतंकी हाफिज सईद ने खुलासा किया है कि कश्मीर की आजादी दिलाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से जिहाद चलाया जा रहा है। अलगाववादी नेता मसरत आलम की गिरफ्तारी के बाद घाटी में हालात बिगड़ गए हैं। गिरफ्तारी के विरोध में आज कश्मीर बंद है। बंद के दौरान आज कई इलाकों में हिंसा भी हुई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। इस बीच लश्कर ए तैयबा के मुखिया हाफिज सईद ने खुलासा कर सबको चौंका दिया है। हाफिज के मुताबिक पाक सरकार और पाकिस्तानी फौज कश्मीर में अलगाववादियों की मदद कर रही है। हाफिज के मुताबिक कश्मीर को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान की मदद से जिहाद चलाया जा रहा है। हाफिज सईद ने यह खुलासा एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में किया है। पाकिस्तान ने हमेशा ये स्टैंड लिया है कि कश्मीरियों का हक है कि वो उनको आज़ादी मिले। तो हम ये कहते हैं कि हमारी फौज कश्मीरियों के हक में जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करके आगे बढ़ेगी वो जिहाद है। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए सक्षम है। प्रदेश की सरकार और प्रदेश के संगठन का नेतृत्व सक्षम है इस प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए, बल्कि हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए। इसलिए हमें आश्वस्त रहना है और आपके माध्यम से दूसरों को भी आश्वस्त करना है। और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो अपने ही वादों पर घिरती हुई नजर आ रही है। जनता से जो उन्होंने वादे किए थे उन पर वो खरा नहीं उतर रही है और इसी को लेकर जनता में भयंकर आक्रोश है, गुस्सा है। और इसी सिलसिले में आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का घेराव किया गया। यह गुस्सा है भरोसे के टूटने का, यह दर्द है चुनाव के दौरान दिखाए गए सपने टूटने का। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर टीचरों ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन किया। टीचरों का आरोप है कि उन्हें जनता दरबार में सिसोदिया से मिलने नहीं दिया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद सिसोदिया टीचरों से मिलने बाहर आए थे, तभी टीचरों ने उन्हें घेर दिया। आज 15 दिन हो गए, हमें परमिशन नहीं दी जा रही है। हम सचिवालय मिलने जाते हैं, जैसे ही कहते हैं हम इतनी बार रिटर्न में दे आए, हम एक कोशिश और करेंगे। जैसे कि सिसोदिया जी के पीए ने बोला कि आप रिटर्न में अपॉइंटमेंट लीजिए। हम ऑलरेडी वैसे हमारे पास इतनी रिसीविंग है जो हम देके आ चुके हैं, पर अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और इन्हें तिलक मार्ग थाने ले जाया गया। बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय गेस्ट टीचरों को समर्थन करने के लिए तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। बाद में पुलिस ने हिरासत में लिए गेस्ट टीचरों को रिहा कर दिया। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ चाबी बहाने एक तिजोरी से लाखों रुपए के जेवरात और सोना चुरा लेने का मामला सामने आया है। दिल्ली के उत्तम नगर के चरणजीत कौर और उनके पति को पता तक नहीं चला और उनकी तिजोरी साफ हो गई। सीसीटीवी में दिख रहे ये दोनों शख्स पेशे से तालों की डुप्लीकेट चाबी बनाते हैं। शुक्रवार को चरणजीत कौर ने
गली से गुजर रहे इन दोनों को घर के ताले की चाबी बनाने के लिए बुलाया था। आरोपों के मुताबिक ये दोनों चाबी बनाते बनाते कमरे में मौजूद तिजोरी से करीब 25 तोला सोना और 1 लाख रुपए का कैश लेकर फरार हो गए। दोनों इतने शातिर थे कि चोरी की वारदात के बाद दोनों मकान मालिक को घर में ही बंद कर फरार हो गए। ये लोग जैसे वहाँ से हमको लॉक करके चले गए, जो मेन हमारा दरवाजा है उसको भी लॉक करके चले गए, हमको वो भी नहीं पता लगा। मेरे हस्बैंड ने जाने के लिए पैसे मांगे कि अब मैं जाता हूँ तो मुझे पैसे दो। जैसे मैंने अपनी चीज से लॉक खोला तो अंदर पैसे ही नहीं, सब कुछ खाली। ये पैसे देने लगी तो उन्होंने मुझे एकदम आवाज मारी, घबरा के मैं ऊपर आया तो मैंने देखा हमारा बैग किधर रखे हो। तो वो बैग को खोला तो उसमें पैसे बिल्कुल कुछ नहीं। तो हम घबरा के हमारे नीचे उतरे, हमने कहा चलो उनको ढूंढते हैं। ढूंढने में हमने 5 मिनट लगाए और हमने ना ढूंढ के फटाफट घर आ गए, तो हमारा और भी जरूरी सामान हो सकता था। घर आए, हमने अपनी गोल्ड ज्वेलरी चेक करी जो कि बिल्कुल साफ थी। सीसीटीवी में चोर साफ दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का दावा तो कर रही है, लेकिन देखना ये होगा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे ये दोनों शातिर चोर दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में कब आएंगे। और दिल्ली में एक शख्स ने अपनी ही पत्नी को गोली मार दी। जो महिला है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों में आपसी झगड़ा हुआ था, लेकिन गोली क्यों मारी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। दिल्ली के आश्रम इलाके में प्रिंस नाम के शख्स ने अपनी पत्नी नेहा को गोली मार दी। शुक्रवार रात प्रिंस नेहा से मिलने के लिए उसके मायके पहुंचा था। दोनों कमरे में थे और अचानक गोलियां चलने की आवाज आई। घर वाले जब कमरे की ओर दौड़े तो नेहा लहूलुहान पड़ी थी। पुलिस के मुताबिक प्रिंस और नेहा ने हाल ही में लव मैरिज की थी। प्रिंस दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था और नेहा मुंबई में मॉडलिंग में हाथ आजमा रही थी। दोनों ने घर वालों से छिपकर शादी की थी। पुलिस को अब तक झगड़े की वजह का पता नहीं चल सका है। वहीं प्रिंस फरार है और पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश में जुटी है। ये अभी इस पे हमने केस 307 का रजिस्टर कर दिया। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा तो आपको हम बता देंगे आपसे। और 19 अप्रैल को होने वाली कांग्रेस की रैली को राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें 2 महीने तक राहुल गांधी छुट्टी पर रहे। इस दौरान उन्होंने बजट सत्र में भी हिस्सा नहीं लिया। 2 महीने की छुट्टी के बाद आत्मचिंतन कर लौटे राहुल गांधी आज अपने घर पर होमवर्क करने में जुटे थे। दरअसल रविवार को राहुल दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान रैली कर रहे हैं, जिस पर सबकी नजर टिकी है। इससे पहले आज वो यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों से आए किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर भूमि अधिग्रहण पर किसानों का पक्ष जानने की कोशिश कर रहे थे। किसानों की समस्याएं सुनने के बाद राहुल ने उनके साथ खड़े होने का आश्वासन दिया। किसान विरोधी सरकार का आज विरोध कर रहे हैं। सब यहाँ पे लोग मिले और बड़े खुशी हुई और राहुल जी ने बड़ा अच्छा हमारे को संतोषजनक जवाब दिया। राहुल की किसानों से मुलाकात पर बीजेपी ने जमकर चुटकी ली। बीजेपी के मुताबिक सालों तक किसानों की सुध नहीं लेने वाली कांग्रेस को अब किसानों की याद आई है। किसानों से समस्याएं जानने का प्रयास करना यह दर्शाता है कि राहुल गांधी की स्थिति उस परीक्षार्थी के समान है जिसने साल भर कोई पढ़ाई नहीं की और परीक्षा से 1 दिन पहले वो केवल तात्कालिक समस्याएं जानकर प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास कर रहा है। और राजनीतिक दल जो हैं वो किसानों की रहनुमाई की बात कर रहे हैं, लेकिन बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की मौत का जो सिलसिला है थमने का वो नाम नहीं ले रहा। और इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मथुरा में अभी हाल ही में एक किसान की मौत हुई है। मथुरा के हरनौल गांव के 55 साल के भगवान सिंह अपनी फसलों की बर्बादी सह नहीं पाए। खेत में ही सदमे से उनकी मौत हो गई। परिवार के मुताबिक खरीफ की फसल बर्बाद होने के बाद अब रवि की फसल खराब होने की वजह से भगवान सिंह को हार्ट अटैक आ गया। परिवार के मुताबिक रवि की फसल के लिए भगवान सिंह ने 3 लाख रुपए का कर्जा लिया था। साथ ही जमींदार से 28 बीघा जमीन लेकर उसमें गेहूँ की खेती की थी। लेकिन मार्च अप्रैल में आई भारी बारिश, तूफान और ओले भगवान सिंह पर आफत बनकर टूटे। बेटी की शादी की चिंता और कर्ज का सदमा भगवान सिंह सह न सके। कर्जा है, बहुत सारा कर्जा है उनके हाथ पर। अब कैसे देंगे इसे? लड़की है, ब्याह उज्जल, शादी उसकी कर चुके हैं। अब ब्याह की तैयारी है, क्या से करूँगी, कैसे करूँगी इसका पालन? तो गया दे के बेगा सोई मैं पछाड़ खाए गिर और सब पता गुआकुल डॉक्टर है के जोड़ लाए वहाँ गए में प्राण न छोड़े। एक हफ्ते में दूसरे किसान की मौत से हरनौल गांव में सन्नाटा पसरा है। प्रदेश कोई भी हो, अन्नदाता आफत में है। इन सब के बीच बहराइच में 2 किसानों और पीलीभीत में एक किसान की मौत का मामला सामने आया है। किसान बस यही कह रहा है कि अब तो अन्नदाता की सुनो सरकार। और अगली खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से है, जहां ओंकारेश्वर बांध में जो डूबा है प्रभावित क्षेत्र, उसकी वजह से किसान जो है जमीन के बदले जमीन की मांग कर रहे हैं और जल सत्याग्रह कर रहे हैं। 7 दिन जल सत्याग्रह को हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुध किसी ने नहीं ली है।
न्याय की आस में डूब प्रभावित घर बार छोड़ उतर गए हैं पानी में। घोगल गांव के ग्रामीणों का कहना है कि बाद में 191 मीटर तक पानी बढ़ने की वजह से उनके खेत की जमीन अब जलाशय में तब्दील हो चुकी है। इसी खेत में पिछले 7 दिनों से जारी है जल सत्याग्रह। ग्रामीणों की माने तो उन्हें इसके बदले जायज मुआवजा नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने मुआवजा लौटा दिया और जमीन के बदले जमीन की मांग की। हालांकि प्रशासन के मुताबिक ये मांग न्यायोचित नहीं है। वहीं लगातार पानी में खड़े रहने के कारण जल सत्याग्रहियों के पैर की चमड़ी अब सफेद पड़ने लगी है। क्या वादा किया था उन्होंने आपसे? जमीन के बारे में जमीन दिया। तो अभी तक जमीन दी नहीं पैसे वापस दिया और नहीं जमीन दिया। कितने साल हो गए पैसा जमा करने को? 2.5 साल। अब आप क्या चाहते हैं आप लोग? हमको जमीन का बदला जमीन होना। सिर्फ अतिक्रमित जमीन बता रहे हैं, तो उसके वैकल्पिक जमीन दिए बिना 189 मीटर के ऊपर जो काम किया जा रहा है, कलेक्टर से लेकर वाइस चेयरमैन एनवीडीए से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के विरोध में है। प्रदेश सरकार की ओर से कोई भी नुमाइंदा घोगल गांव नहीं पहुंचा है। ऐसे में डूब प्रभावितों की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, जहां नर्मदा बचाओ आंदोलन की अर्जी पर अगले हफ्ते सुनवाई की उम्मीद है। आपको बता दें कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने केजरीवाल को आंख दिखाई तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बागी गुट को बाकायदा कानून बताओ नोटिस जारी किया गया है। हालांकि योगेंद्र यादव ने इस पूरा जो प्रक्रिया है उस पर सवालिया निशान उठाए हैं। यही पंकज गुप्ता पिछले महीने बयान देते हैं, हमारे खिलाफ आरोप लगाते हैं कि पार्टी के खिलाफ हमने काम किया, और वही पंकज गुप्ता उसी आरोप पे आज जज बन गए हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी में इन दिनों सब कुछ एक मजाक बनकर रह गया है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा को पार्टी से पूरी तरह बाहर का रास्ता दिखाने की प्रक्रिया एक कदम और आगे पहुंच गई। चारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर रविवार शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया गया। नोटिस में योगेंद्र पर खबरें लीक करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन वो पार्टी पर ही चीजें लीक करने को लेकर हमला बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने योगेंद्र के आरोपों पर पलटवार करते हुए पुराने इल्जामों को ही दोहराया है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष ने ट्वीट किया, जो लोग प्रक्रियाओं और संस्थाओं की बातें कर रहे हैं उन्होंने इसके प्रति जरा भी सम्मान नहीं दिखाया है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर्दे के पीछे से मीडिया में दांव खेलने में माहिर हैं। अब सबकी दिलचस्पी इसमें है कि क्या अब तक नई पार्टी बनाने की बात से इनकार करने वाले योगेंद्र यादव शहादत पर सवार होकर सियासत की नई गली का दरवाजा खोलेंगे। मुझे चिट्ठी मिलती है आधी रात को बाद में, लेकिन उससे पहले अखबारों को पता लग जाता है कि इस चिट्ठी में क्या होगा। मुझ पे आरोप है कि मैंने खबरों को लीक किया। ये तो डिसिप्लिनरी कमेटी की हर चीज लीक हो रही है, क्या इसकी जांच करेंगे? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दिन भर। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां एक तेंदुए के आतंक से गांव के लोग जो हैं वो आतंक के दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। और जब वन विभाग के कर्मचारी तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रहे तो ग्रामीणों ने खुद ही तेंदुए को पकड़ लिया। बहराइच में वन विभाग की उदासीनता के चलते शहर से सटे ताजपुर खुदाई और नयापुरा गांव सहित आधा दर्जन गांव के लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। बहराइच में वन विभाग की उदासीनता के चलते शहर से सटे ताजपुर खुदाई और नयापुरा गांव सहित आधा दर्जन गांव के लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। एक दिन में ही ये आदमखोर तेंदुआ 7 लोगों को घायल कर चुका है। दरअसल जंगल से भटककर ये आदमखोर तेंदुआ गाँव में दाखिल हो गया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर किसी तरह उसे गाँव से खदेड़ा तो वो भागकर पास के गेहूं के खेत में घुस गया। इसके बाद देर शाम तक वो ग्रामीणों पर हमला करके एक खेत से दूसरे खेत में छिपता रहा। वन विभाग को इसकी सूचना मिलने के बावजूद आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई दी, जिससे ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। ये सुबह 6 बजे से आया हुआ है शेर। बच्चे लोग देखा, इसके पेड़ पे चढ़ते हुए औरत देखा, उसके बाद गाँव वाले ने खेदा, ये खेत में गया, गेहूं के खेत में छिपा था। तब हम लोग ने घेरा है इसको, उसको भगाया गया। ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीण चाहते हैं कि इसको जो है मतलब सुरक्षित पकड़ लिया जाए, और अगर इसको न पकड़ा गया तो यहाँ असंतोष बढ़ता जाएगा और ग्रामीण इसको लाठी डंडों से मार डालेंगे। काफी लोगों में आक्रोश है। हाँ, लोगों में बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण भयभीत भी हैं। गाँव वालों ने इस तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। गाँव वाले इसके लिए वन विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन वहीं जानकारों का मानना है कि जंगलों को उजाड़कर इंसान अपनी बस्तियां बसा रहा है, इसलिए जंगली जानवर रिहायशी बस्तियों में दाखिल हो रहे हैं।
और उत्तर प्रदेश के बाद अब खबर जो है गुजरात की सूरत से है, जहां ओएनजीसी के एक तेल के कुएं में आग लग गई और इस आग लगने की वजह से 7 लोगों के घायल होने की खबर है। गुजरात के सूरत के पास ओएनजीसी के तेल के कुएं में आग लग गई। चश्मदीदों के मुताबिक आग लगने से पहले गैस कुएं में एक धमाका हुआ। इसके बाद पाइपलाइन से गैस निकली और फिर आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। माना जा रहा है कि पाइपलाइन में गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ और आग लगी। इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए सूरत के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गैस लीकेज की इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ओएनजीसी के गैस कुएं में आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर दमकल के अधिकारियों के साथ साथ ओएनजीसी के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। 2 दिन पहले भी ओएनजीसी के इसी गैस के कुएं की साफ सफाई चल रही थी। अचानक उस समय भी गैस लीकेज की समस्या सामने आई थी। उसके बाद फिर इस मामले के सामने आने के बाद लोग सकते में हैं। और राजस्थान में एक महिला ठग ने पुलिस की वर्दी पहनकर एक पेट्रोल पंप मालिक से 1 लाख रुपए लूट लिए। राजस्थान के सीकर में महिला ठग ने पेट्रोल पंप मालिक को बेवकूफ बनाकर उससे 1 लाख रुपए लूट लिए। महिला अपने दोस्त के साथ सुंडाराम पेट्रोल पंप पर पहुंची थी, जहां दोनों ने फर्जी पुलिस वाला बनकर पेट्रोल पंप मालिक को लूट लिया। पुलिस ने महिला और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को ठगी के दूसरे मामलों में भी जानकारी मिलने की उम्मीद है। पेट्रोल पंप मालिक ने 1 लाख रुपए इनके खाते में डलवा दिए और इनके साथ ये धोखाधड़ी की। इस पर अनुसंधान किया गया तो पूजा कुलश्रेष्ठ नाम की एक औरत थी, इन्होंने मतलब चीटिंग की, जिनका खाता कोटा में था। और टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी बेटी जीवा की तस्वीर फेसबुक पर अपलोड की और जैसे ही उन्होंने ये तस्वीर अपलोड की, लाइक्स जो हैं वो लाखों में उनकी तादाद चली गई। यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स की टी-शर्ट पहने हुए महेंद्र सिंह धोनी नजर आ रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक बैग टांगा हुआ है, अपनी बेटी को उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है। काफी खुश पति पत्नी और बेटी जीवा नजर आ रहे हैं। और देश दिन भर में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।